Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Elawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Here we are preparing for IGNOU PGD RPC entrance exam and today we will do Unit 5 Class 6. Okay, Unit 5 है About Disability Studies and Rehabilitation and ये जो आज की class है Class 6 will be the last class of this unit. Okay, so let's see. सिलेबस में से हमने मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तक कर लिया था. अब इस क्लास में हम करेंगे CBR, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड वर्क एडजस्टमेंट, देन फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट. RPWD एक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, कर चुके हैं पहले, है ना, सेकेंड क्लास में. देन एथिकल इश्यूज इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी. ये टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. अब हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, दैट इज CBR. CBR को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज कम्युनिटी साइकोलॉजी, है ना. कम्युनिटी साइकोलॉजी में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कौन इन्वॉल्व है, कम्युनिटी. अब जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर होता है ना, कि हम एक इंडिविजुअल को डायग्नोज करते हैं, उसके इश्यूज़ को ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, थेरेपीज़ देते हैं या असेसमेंट करते हैं जो भी इश्यूज़ से गो थ्रू हो रहे होते हैं ना. तो फोकस होता है इंडिविजुअल के ऊपर. लेकिन कम्युनिटी साइकोलॉजी के केस में क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिटी पिक्चर में आती है, ठीक है. एंड उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल बाकी लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे उसकी हेल्थ पे, उसकी साइकोलॉजी पे कैसे ग्रुप की वजह से या सोसाइटी की वजह से या कम्युनिटी की वजह से कैसे असर पड़ रहा है एंड वाइस वर्सा. ठीक है. सो कम्युनिटी साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, सोसाइटी इंटरैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है, इन द कम्युनिटीज. यहाँ पे क्या होते हैं, कम्युनिटी की बात है तो सोशल इश्यूज की बात करेंगे, ठीक है. सो इट एड्रेसेस सोशल इश्यूज एंड प्रमोट वेल बीइंग एट द कम्युनिटी लेवल. ठीक है. यहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं कि पूरे कम्युनिटी के लेवल पे जो है इंडिविजुअल एक अच्छी लाइफ अपनी जी रहा. So it aims at empowering the communities by addressing social issues, advocating and bringing changes in the society, engaging community, following interdisciplinary approaches. ठीक है. तो यहाँ पे इनका एम क्या रहता है कि हमारी कम्युनिटी एज अ होल एम्पावर्ड रहे, ठीक है, वहाँ अच्छे से सोशल जस्टिस हो, एक दूसरे के राइट्स की वैल्यू हो, है ना, और सब आराम से अच्छे से इंटरेक्ट करें, सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करें एंड इट शुड बी लाइक विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन इन द कम्युनिटी. ठीक है. एंड यहाँ पे हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो होती हैं क्योंकि कम्युनिटी इज नॉट जस्ट वन थिंग, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का रोल रहता है इन एन इंटरडिसिप्लिनरी मैनर. ठीक है. अब कम्युनिटी साइकोलॉजी आई होप आपको समझ आए कि उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल से ऊपर उठ के देखने वाली चीज़ है. ठीक है. साइकोलॉजी की एक ब्रांच है कम्युनिटी साइकोलॉजी, जिसका फोकस इस चीज़ पे रहता है कि हमारी कम्युनिटी ऐसी हो कि जहाँ पे हर कोई इंसान जो है अच्छे से फ्लरिश करे, हमारी कम्युनिटी एज अ होल फ्लरिश करे, आगे बढ़े. ठीक है. वहाँ सोशल इश्यूज कम से कम हो, बैरियर्स कम से कम हो, है ना. अब कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन क्या होता है, यानी कि ऐसा रिहैबिलिटेशन जो कम्युनिटी में दिया जा रहा है किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को. ठीक है. कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन इज अ स्ट्रेटेजी विद इन द कम्युनिटी. ठीक है. कम्युनिटी के अंदर ही एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जाती है. रिहैबिलिटेशन का मतलब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना. फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज बाय इंश्योरिंग देयर फुल पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन इन द सोसाइटी. ठीक है. ये रिहैबिलिटेशन हो गया आपका, है ना. यूजिंग लोकल रिसोर्सेज. ठीक है. अब वहाँ पे कम्युनिटी में रिहैबिलिटेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, लोकल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, कम्युनिटी को यूज करेंगे एंड अ मल्टी सेक्टरल अप्रोच इन्वॉल्विंग हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सोशल एम्पावरमेंट कंपोनेंट्स. ठीक है.
तो ये सारे कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? रिहैबिलिटेट करने के लिए, ठीक है। सेम रिहैबिलिटेट का प्रिंसिपल यहाँ यूज़ होगा, जस्ट उसमें क्या ऐड ऑन हो जाएगा कि वो जो रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, वो जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को, वो होंगी आपकी कम्युनिटी के अंदर। लोकल रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कम्युनिटी, उनको हम लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अंडर CBR। ओके, अब ये CBR का जो फ्रेमवर्क है ये किसने दिया था? ये फ्रेमवर्क बनाया था 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके, WHO ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलके ये CBR का फ्रेमवर्क बनाया था इन 1970s, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गोल्स की CBR के, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि एक तो रिहैबिलिटेशन है, दूसरा कम्युनिटी है, ठीक है। तो कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी, जो भी रिहैबिलिटेशन का हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ये है कम्युनिटी ओरिएंटेड, ठीक है, यानी कि रिहैबिलिटेशन अकर्स विद इन द पर्सन्स कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है वहीं पे ये अकर होता है, ठीक है, नॉट इन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पहले क्या होता था, बिफोर 1970s, ये फ्रेमवर्क आने से पहले जो रिहैबिलिटेशन होता था वो इंस्टीट्यूशनलाइज था, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में रिहैबिलिटेट किया जाता था, जिससे फिर अगेन यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी कि कम्युनिटी में वापस इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए ये चीज़ बेटर निकल के आई कि क्यों ना हम जहाँ पे अल्टीमेटली जाना है वहीं पे रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करें, है ना। तो दैट वुड बी इवन बेनिफिशियल। अब क्योंकि कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अलग है ना, एक कंट्री दूसरी कंट्री से अलग है, तो इसी तरीके से जैसे हमने रिहैबिलिटेशन में पढ़ा था कि जो रिहैबिलिटेशन प्लान होता है वो इंडिविजुअलाइज होता है, ठीक है, वैसे ही हर एक CBR का जो प्लान होता है वो भी यूनिक होता है। वाई? बिकॉज एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अलग है, एक पर्सन की अपनी कम्युनिटी में कुछ और रिक्वायरमेंट्स, नीड्स एंड फैसिलिटीज़ होंगी एंड दूसरी कम्युनिटी में कुछ और होंगी, है ना। तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी जो है यूनिकनेस होती है, तो हर एक CBR प्लान दूसरे CBR प्लान से डिफर करेगा, बेस्ड करेगा कि कौन सी कम्युनिटी से वो है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कम्युनिटी ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये रिहैबिलिटेशन पर्सन को हम कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। अब ये क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, रिहैबिलिटेशन का कैरेक्टरिस्टिक आ गया है ना। एनहांस हेल्थ, एजुकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, ओवरऑल वेलबींग, दिस इज अगेन रिहैबिलिटेशन। प्रोमोट इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, एंश्योर पीपल विद डिसेबिलिटीज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, अगेन रिहैबिलिटेशन है ना, कि हमें पर्सन को सोसाइटी में वापस से इंटीग्रेट करना है, उसको सोसाइटी का पार्ट बनाना है, ना कि वो अलग है। दे पार्टिसिपेट इन सोशल कल्चरल एक्टिविटीज, वर्क, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सबसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें। अब CBR और क्या इंश्योर करता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी राइट्स हैं वो सबके सेम हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज हैं उनको अलग से ही कुछ प्रेफरेंसेस या प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। PWDs शुड ऑल्सो हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स लाइक अदर्स, ठीक है, एंड सोशल जस्टिस उन्हें मिले, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि जो बैरियर्स होंगे हमारे उनको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। बैरियर्स अगेन कौन से फील्ड्स में, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, वोकेशनल, एनवायरमेंटल या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करने की या रिड्यूस करने की यहाँ कोशिश की जाती है, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ सोशल जस्टिस हो सके, इक्वालिटी हो सके, है ना। और उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स या अर्ली इंटरवेंशन पे एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है। कोशिश तो की जाती है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लें, है ना, प्रिवेंशन करें कि चीज़ डिसेबिलिटी हो ही ना, एंड अगर हो जाती है तो
अर्ली इंटरवेंशन करें, है ना, जो हमने जैसे कि पढ़ा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन में, उस तरह से। देन एम्पावर करें हम, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन CBR। PWDs को एम्पावर करना एंड उनकी फैमिलीज को एम्पावर करना। कैसे एम्पावर करेंगे? हम उनको अवेयर करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके लिए क्या क्या असिस्टेंस है, क्या क्या आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है ना, एंड क्या आपके राइट्स हैं, सो दैट दे कैन स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, है ना। तो इसलिए PWDs एंड उनकी फैमिलीज को एम्पावर करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है? कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट, ठीक है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑफ CBR, है ना। कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट यहाँ दिया जाता है, यानी कि जो सपोर्ट प्रोवाइड होता है, जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर है तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? मैक्सिमम सपोर्ट सारे इंस्टीट्यूशन का स्टाफ प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कम्युनिटी से सपोर्ट लिया जाता है। कम्युनिटी में कौन आता है? जैसे हम सब लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, वॉलंटियर्स के ग्रुप्स हैं, तो इस तरीके से जो है कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो कम्युनिटी इज इन्वॉल्व in assisting individuals with disability by providing support and services। किसी भी प्रकार का सपोर्ट एंड सर्विसेज कम्युनिटी वाले प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे कि कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, वॉलंटियर्स हो गए, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई रिलेटेड टू दैट। एंड इसके साथ ही कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट के साथ साथ CBR क्या इंश्योर करता है? सॉलिडेरिटी, ठीक है। सॉलिडेरिटी क्या होता है? कि हम सब मिलजुल के एक साथ खड़े हैं, ठीक है। That is, community unites to support people with disabilities, ठीक है। They are not alone, they are not separate from the society, they are not separate from the community, whole community is with the people with disabilities, ठीक है। तो everyone is united here in community based support, ठीक है। Then एंश्योर इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ठीक है। हमें बैरियर्स को रिमूव करना होगा एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी इन द हेल्थ सेक्टर, इन द एजुकेशनल सेक्टर, रिहेबिलिटेशन सेक्टर, ये सब चीज़ें। फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि हमें ऐसे प्रोफेशनल्स और लाने पड़ेंगे, उनकी पर्याप्त मात्रा में प्रोफेशनल्स होने चाहिए, वेल इक्विप्ड होने चाहिए, वेल सर्टिफाइड होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स को एड्रेस कर सकें, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग टू सर्व द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी, ओके। देन एडवोकेसी, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, है ना। एडवोकेसी फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। CBR जो है ये आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे एडवोकेसी करता है ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स की, एंड जो हमारे लेजिस्लेशंस या फिर पॉलिसीज होती हैं उनके फॉर्मेशन एंड उनके मॉडिफिकेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर CBR, ठीक है। ये यहाँ पे मॉडिफिकेशंस एंड जो आपके पॉलिसीज लॉज होते हैं उनमें भी इसका रोल रहता है, ठीक है। देन CBR इज ऑल्सो कमिटेड टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ PWDs, ठीक है। इनका ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है CBR का कि PWDs की ह्यूमन डिग्निटी जो है वो प्रिजर्व करनी है, ठीक है। दे हैव टू मेक श्योर कि PWDs are treated with respect, autonomy and they exercise their freedom to take their own decisions, ठीक है। Then facilitate research, जिससे कि हमें पता चले what is the current situation, how things are going on currently, what improvements we can bring in, what modifications we can do, है ना। तो based on data and evidence based research we can further bring improvements in CBR, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन CBR एंड इंस्टीट्यूशनल रिहेबिलिटेशन, हमने बात की ना कि पहले इंस्टीट्यूशन में रिहेबिलिटेशन होता था, CBR के केस में क्या होगा? कम्युनिटी में होगा। तो अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? लोकेशन का डिफरेंस सबसे पहले, ठीक है। CBR में, कम्युनिटी में, अगर वो इंसान होम में है तो वहाँ, विलेज में है तो वहाँ, सिटी में है तो वहाँ, टाउन में तो वहाँ, ठीक है। इस तरीके से कम्युनिटी में उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। जबकि इंस्टीट्यूशनल रिहेबिलिटेशन के केस में क्या होगा? या तो हॉस्पिटल में या फिर स्पेशल इंस्टीट्यूट्स में रिहेबिलिटेट करते हैं, ठीक है। अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि हमने देखा कि कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट लगता है,
कम्युनिटी से लोग उठ के आते हैं वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल मॉडल होता है। मेडिकल मॉडल में क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि सिर्फ जो डिसेबिलिटी या जो डिजीज है उस पर फोकस होता है, ठीक है, एंड बाकी कम्युनिटी का उसमें कोई रोल नहीं रहता। ओके, तो एक तरीके से सिर्फ मेडिकल केयर वाला इसमें सीन आता है। देन है फोकस। फोकस किस पे होता है, सीबीआर में फोकस होता है इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है फोकस, यहाँ पे ट्रीटमेंट एंड केयर पे फोकस होता है, ठीक है। कॉस्ट, ये लो कॉस्ट होती है सीबीआर, क्यों, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कम्युनिटी से पार्टिसिपेशन रहता है, सो इट इज लो कॉस्ट। इंस्टीट्यूशनल में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो दिस इज हाई कॉस्ट और एक्सपेंसिव। देन है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। हमने देखा सीबीआर में एक्सेसिबिलिटी को महत्व दिया जाता है, बैरियर्स को रिमूव किया जाता है, इंक्लूसिविटी बढ़ाई जाती है कि सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, पीडब्ल्यूडीज है ना। सो इट लेड एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ सीबीआर में क्या होगा, सीबीआर में अगर हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी उस पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ बैरियर्स रिमूव हो, है ना। जैसे हमने बात की थी कि रैंप बना देना, व्हील चेयर प्रोवाइड करना, तो इस टाइप की चीज़ें हम उसमें करते हैं जहाँ पे हम पर्सन को लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए। यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल ओनली, ठीक है। फैमिली का क्या रोल रहता है, सीबीआर में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है फैमिली का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, जस्ट बिकॉज अगेन मेडिकल मॉडल की वजह से, ठीक है। व्यूज ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को ये किस तरीके से देखते हैं, ये सोशल एंड राइट बेस्ड तरीके से देखते हैं सीबीआर में, एंड जबकि इंस्टीट्यूशनल रिहैबिलिटेशन में उसको मेडिकल मॉडल की तरह से ही देखते हैं कि हाँ एक डिजीज है, एक डिसेबिलिटी है, जस्ट क्योर इट एंड इट्स डन, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ये कब तक चलती है, ये लॉन्ग टर्म होती है ना। हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे हर जगह ठीक हो एंड लॉन्ग टर्म भी वो चीज़ जो है सस्टेनेबल हो, फॉलोअप्स हो एंड पूरी तरीके से इंटीग्रेट करे पर्सन इन वर्क लाइफ, इन सोशल लाइफ, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म होती है, कम्युनिटी द्वारा सपोर्टेड होती है। ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म क्यों होती है, क्योंकि इनका फोकस मेडिकल मॉडल की तरह होता है, बस जो भी इशू था वो रिजॉल्व हुआ, ट्रीटमेंट हो गई, मेडिकल केयर हो गई, देन इट्स डन एंड ख़त्म, तो शॉर्ट टर्म हो गया ये, ठीक है। उसके बाद उनको उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना होता। देन स्कोप क्या है इसका, इट इज़ मल्टी सेक्टरल, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखते कि अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो हम सिर्फ उसी को सॉल्व करें, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो हम सिर्फ उसी को सॉल्व करें, है ना। नहीं, हमें रिहैबिलिटेशन के केस में क्या करना होता है कि उसके सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो इट इज़ मल्टी सेक्टरल, जिसमें हम जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड ये सब इंश्योर करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, इसमें जस्ट फोकस इज ऑन योर हेल्थ, ठीक है। देन ओके, सो हमारा सीबीआर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब रिहैबिलिटेशन का मतलब वी ऑल नो, पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वोकेशनल का भी हमें पता ही है, ठीक है, कि वर्क लाइफ में जाना, एम्प्लॉयमेंट फाइंड करना, जॉब में जाना, ठीक है। सो व्हाट इज वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, कि इट इज़ अ प्रोसेस that enables persons with disabilities to secure suitable employment, ठीक है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक अच्छा सूटेबल एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छी जॉब मिले, ठीक है। हो सकता है कि उसकी कोई प्रीवियस जॉब रही हो, वापस से उसमें इंटीग्रेट कराना, या हो सकता है उसके लिए कोई नई जॉब फाइंड आउट करना, है ना। या हो सकता है कि उसको करंट जॉब में वो है, अभी कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ पे उसको फैसिलिटेट करना, ठीक है। तो इस तरीके से एक सूटेबल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करना उनके लिए। वाई, in order to overcome barriers at work and integrate into the society, ठीक है, ये मोटिव रहता है। with the ultimate goal of empowering them,
यहाँ पे ये देखो कीवर्ड एम्पावरिंग आपको CBR में या रिहैबिलिटेशन में जो है जगह जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। एम्पावरिंग देम टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, इंडिपेंडेंस एंड सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है। यही जो हमारे मेन गोल होते हैं रिहैबिलिटेशन के, वही अचीव करने के लिए हम उनके लिए एक सूटेबल एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब स्टेप्स क्या होते हैं, कुछ की स्टेप्स होते हैं वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के। सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। हम एसेस करेंगे पर्सन को कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, है ना। इंडिविजुअल की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट क्या है एंड उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे कैन परफॉर्म। जब कुछ असेसमेंट हमारे पास होगी देन ओनली हमें समझ आएगा कि ओके दिस पर्सन इज मेड फॉर विच ऑल काइंड ऑफ वर्क्स, ठीक है। उसके बाद हम गाइडेंस देंगे एंड प्लान करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट करियर काउंसलिंग करेंगे, हम एडवाइस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स एंड करियर पास दे कैन चूज, ओके। फिर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर जॉब और करियर वी विल डेवलप द स्किल एंड गिव देम ट्रेनिंग, ओके। वोकेशनल इंस्ट्रक्शन देंगे, बिल्डिंग प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में जो भी प्रैक्टिकल स्किल रिक्वायर होगी, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर और अदर थिंग्स, तो वो स्किल्स उनको इम्पार्ट करेंगे, ओके। देन क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा, अब उनको स्किल्स दे दी, ट्रेंड कर दिए, दे आर रेडी। अब क्या करेंगे, हम उनको CV प्रिपेयर करने में मदद करेंगे, उनके लिए अच्छी जॉब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो नाउ एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट, अब रियल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट यहाँ पे आएगा। हेल्प इन प्रिपेयरिंग द CV, असिस्टेंस इन फाइंडिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड जब वो भी मिल जाएगा तो उसके बाद वर्क प्लेस से रिलेटेड भी यहाँ पे रोल रहता है इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, कि वर्क प्लेस में जाके उनको अच्छे से इंटीग्रेट करना एंड कोलैबोरेट विद द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। वर्क प्लेस एडेप्टेशन हो सके ताकि कोलैबोरेट विद एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरमेंट्स, है ना। मॉडिफाई जॉब टास्क टू मैच द एबिलिटीज, ओके। सो ऐसा नहीं है कि जस्ट पर्सन को ट्रेन कर दिया एंड जॉब फाइंड आउट करके वहाँ भेज दिया, नो। उसके बाद भी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में कि आपको वहाँ पे अच्छे से वर्क प्लेस पे इंटीग्रेट करना है, वहाँ कोई बैरियर्स हैं तो उनको रिमूव करना है। आप एम्प्लॉयर जो है उसके साथ भी कोलैबोरेट करना है, उनको भी समझाना है कि किस तरीके से वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इन रिमूविंग द बैरियर्स। नेक्स्ट है हमारा वर्क एडजस्टमेंट। अब वर्क एडजस्टमेंट किसके लिए होता है, वर्क एडजस्टमेंट उन लोगों के लिए होता है, उन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होता है जिन्होंने आज से पहले कभी काम किया ही नहीं होता, ठीक है। आपको एक इस तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है कि एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट बना दिया जाता है कि जिस टाइप से, जैसे कि यू कैन से कि डमी प्रोजेक्ट्स या रिहर्सल टाइप का प्रोजेक्ट होता है कि जो भी वर्क प्लेस में चीज़ें होती हैं वैसा वैसा सिनेरियोज, वैसा वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है एंड वहाँ पे पर्सन को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने कभी काम नहीं किया है पहले तो उनको कोई नॉलेज नहीं है वर्क प्लेस की, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की, टीम्स की, है ना। तो यहाँ पे उनको उस तरीके से गाइड किया जाता है, क्योंकि कल को अगर वो जॉब में जाएंगे तो वहाँ पे डेडलाइंस होंगी टाइम को लेके, वहाँ पे क्रिटिसिज्म देखना पड़ेगा, वहाँ पे टीम वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी स्किल्स कैसे आएंगी, उसके लिए वो ऐसा ही एनवायरनमेंट एक सिमुलेशन के रूप में प्रोवाइड करते हैं, वहाँ उन पर्सन को ट्रेन करते हैं एंड दैट्स हाउ दे ट्रेन हिम और हर फॉर वर्क एडजस्टमेंट, ठीक है। सो work adjustment is a support program designed to help individuals who have little or no prior work experience, ठीक है, या तो बहुत कम या बिल्कुल भी वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, दे लर्न हाउ टू फंक्शन इफेक्टिवली एट अ वर्क प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क प्लेस में एक्चुअली कैसे काम करना इफेक्टिवली, वो उनको यहाँ सिखाया जाता है। इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, बिहेवियर एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज नीडेड टू सक्सीड ऑन द जॉब, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं कि काम कैसे करना है, देन बिहेवियर कि टीम में आपको बिहेव कैसे करना है ना, कोलैबोरेट कैसे करना है लोगों के साथ, एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज कि वर्क की वजह से अगर जैसे स्ट्रेस हो या क्रिटिसिज्म हो तो उसको कैसे कोप करें, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। अब पर्पस क्या होता है इसका, वर्क एडजस्टमेंट का, इट प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर रियल वर्क
एनवायरमेंट्स, ठीक है, जो रियल सिनेरियोज होता है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल। टीच देम हाउ टू हैंडल वर्क प्लेस डिमांड्स सच एज डेडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, क्रिटिसिज्म्स दैट वी डिस्कस्ड, ठीक है। टू रिड्यूस मिसमैच बिटवीन जॉब एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअल वर्क बिहेवियर, ठीक है। अब अगर उन्होंने पहले बिल्कुल भी काम नहीं किया है, एकदम से वो वर्क प्लेस में जाएंगे तो देयर वुड बी अ ग्रेट मिसमैच, है ना, कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उस मिसमैच को कम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। देन है की कंपोनेंट्स ऑफ वर्क एडजस्टमेंट, कैसे ये वर्क एडजस्टमेंट सिखाई जाती है, उसके की कंपोनेंट्स। सिम्युलेटेड वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे हमने बात की कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ट्रेन करने के लिए, जैसा कि वो कल को फ्यूचर में जॉब में देखेंगे। ओके, सो इंडिविजुअल्स प्रैक्टिस परफॉर्मिंग टास्क इन अ कंट्रोल्ड सेफ एनवायरनमेंट दैट मिरर्स रियल वर्क प्लेस कंडीशंस, है ना। सो सिमुलेशन दिया जाता है, उसके बाद रेगुलर इवेल्युएशन किया जाता है। ओके, परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड, उसी एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड रेगुलरली टू प्रोवाइड फीडबैक, फोकस ऑन एरिया सच एज, हाँ, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है। एंड जैसे कि वर्क प्लेस पे हमें क्या होता है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी होती है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है ना, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं, टीम कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एंड ऑल्सो इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है एंड फीडबैक दिया जाता है, सो दैट these things can be improved. Okay, focus on areas such as punctuality, accuracy, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब हम किसी भी जॉब में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। तो जब पर्सन विद डिसेबिलिटी उस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ये काम करेंगे एंड वो सीखेंगे ये पर्टिकुलर चीज़ें, देन ओनली दे विल अंडरस्टैंड कि ओके, when I will go to the real work environment, I will have to take care of these things, है ना, उनको इंपॉर्टेंस समझ आएगी इसकी। देन है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में क्या, अब स्किल्स, काम से रिलेटेड स्किल्स यहाँ पे आएंगी। हेल्प डेवलप प्रैक्टिकल वर्क स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, हमें सॉफ्ट स्किल्स भी आनी चाहिए जब हम काम करते हैं। तो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल इफेक्टिवली नीडेड इन द वर्क प्लेस, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल्स या हमारी जो प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं वो हमें आनी चाहिए, जो भी हमारा काम होगा उससे रिलेटेड, एंड लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए। What it may include? It may include time management, interacting with supervisors, co-workers, handling criticism and coping with work-related stress, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्किल डेवलपमेंट में आ जाती हैं। देन है हमारा स्किल डेवलप हमने कर ली, अब होगा गाइडेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। अब वोकेशनल काउंसलर और मेंटर प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट, एडवाइस एंड एनकरेजमेंट, ठीक है। अब हमको गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है। हेल्प द इंडिविजुअल अडेप्ट बिहेवियर टू मीट वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जो थोड़ा बहुत स्किल डेवलप करने के बाद गाइड करना, सपोर्ट करना रहता है टू इंटीग्रेट और अडेप्ट बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, वो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप ये क्लियर है आपको। हमने वर्क एडजस्टमेंट में क्या क्या बातें की कि हम पहले एक सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि मिरर करेगा उस ऐसे एनवायरनमेंट को जिसमें कि फ्यूचर में जाके उनको काम करना है, ठीक है। पहले ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, फिर उस एनवायरनमेंट में हम उनको रेगुलर इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, एंड फीडबैक देंगे उनकी चीज़ों पे, जैसे कि पंक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, टीम वर्क के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, हम गाइडेंस एंड सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये कुछ की कंपोनेंट्स हैं वर्क एडजस्टमेंट के। देन है वोकेशनल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट एंड फैमिली की एम्पावरमेंट दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन विद द फैमिली पहले होगा एंड देन इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी इवेंचुअली, है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो फैमिली ही आ जाती है पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट
एंड फैमिली का एम्पावरमेंट। ठीक है, व्हाट इज इन्वॉल्वमेंट? इन्वॉल्वमेंट में जब कोई भी रिहेबिलिटेशन काउंसलर उनको इन्वॉल्व करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट देयर सपोर्ट, that is involvement. Family involvement means actively including family members in the care, rehabilitation and development of a child or person with disability with special needs. ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ स्पेशल नीड्स रहती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की या चाइल्ड विद डिसेबिलिटी की, तो इसलिए फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि वो जो रिहेबिलिटेशन एंड केयर है उसमें वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। सो इट इज़ नॉट जस्ट द पैसिव सपोर्ट, ये कोई पैसिव सपोर्ट नहीं होता, यहाँ पे इनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ इनको टास्क बताए जाते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं वो इनको टास्क देते हैं कि ओके घर जाके आपको बच्चे को ये चीज़ें करानी हैं, या कुछ उनकी परफॉर्मेंस नोट करने को भी देते हैं, देन बाद में उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपने ये देखा तो कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें की। तो इस तरीके से फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसिव सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, फैमिलीज पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं कि ओके अब नेक्स्ट हम बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, तो देयर हैज़ टू बी समवन टू टेक डिसीजन, है ना, तो वहाँ पे कौन करेगा? फैमिली करेगी। इंटरवेंशन, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, वो इंटरवेंशन में आ जाएगा। एंड एवरीडे केयर में फैमिली का सपोर्ट रहना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है फैमिली एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी इंसान एम्पावर कब होता है? जब उसको अपने राइट्स की नॉलेज हो, है ना, एंड वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाए, राइट, इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस उसको मिले, देन इट इज़ एम्पावरमेंट। ओके, तो अब जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एम्पावरमेंट ज़रूरी है, वैसे ही फैमिली के लिए एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फैमिली एम्पावरमेंट मीन्स giving families the knowledge, skills, resources and confidence to take charge of their child's development and well-being। ठीक है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको पहले बात तो पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की कि क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या क्या व्हाट ऑल दे कैन डू। ठीक है, उसके लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको रिसोर्सेज पता होने चाहिए पूरे। Empowered families are better equipped to manage challenges, advocate for their child and create supportive home environment। ठीक है, अब जब फैमिलीज को अगर नॉलेज नहीं होगी, एम्पावर्ड नहीं होगी फैमिली, तो वो बच्चे को भी उतने अच्छे तरीके से केयर नहीं दे पाएंगे, है ना। उनको नहीं पता होगा कि हमारे बच्चे के लिए गवर्नमेंट ने भी क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या क्या लॉज हैं, है ना, हम कहाँ जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या और किस तरीके से हम बच्चे को रिहेबिलिटेट करा सकते हैं, या पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फैमिली को नहीं पता होंगी अगर एम्पावर्ड फैमिली नहीं होगी। तो इसलिए रिहेबिलिटेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि हम फैमिली को भी एम्पावर करें, है ना, ताकि जो बच्चे का सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रांग हो एंड देन रिहेबिलिटेशन इवेंचुअली विल बी बेटर। ठीक है, अब फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे हो सकती है वो हम देखेंगे, एंड फैमिली को एम्पावर हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन केयर। ठीक है, केयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उनको। हेल्पिंग विद थेरेपीज एंड एक्सरसाइजेज एट होम, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, है ना। कई बार क्या होता है, जो काउंसलर्स होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं वो पेरेंट्स को टास्क दे देते हैं, फैमिली को टास्क दे देते हैं कि ओके आपको ये चीज़ बच्चे से घर पे परफॉर्म करानी है, काइंड ऑफ होमवर्क, है ना। एंड मॉनिटरिंग द चाइल्ड्स प्रोग्रेस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन टू प्रोफेशनल्स। ठीक है, उनको जैसे जैसे प्रोफेशनल ने बोला होता है वैसे वो चाइल्ड की घर पे प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। एंड लर्न हाउ टू अडेप्ट एनवायरमेंट्स फॉर द चाइल्ड, होम, स्कूल, कम्युनिटी। उनका ये नहीं कि सिर्फ घर पे ही ध्यान, उनको बाकी की कम्युनिटी में, स्कूल में, हर जगह उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड, अपना इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि बच्चा अच्छे से अडेप्ट कर सके हर जगह पे। ओके, देन है कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जिसमें फैमिली डिसीजन लेगी। ठीक है, सो वहाँ पे इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए इन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। सो डिस्कसिंग गोल्स एंड ट्रीटमेंट्स प्लान विद द प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो हम ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे या रिहेबिलिटेशन के प्लान बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, वो सब जो है प्रोफेशनल्स के साथ फैमिली डिस्कस करेगी। देन शेयरिंग ओपिनियंस अबाउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर द चाइल्ड।
अब पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होंगी जो कि जो प्रोफेशनल है उनको नहीं पता होंगी, है ना। तो वो बच्चे के बारे में बताएंगे कि ओके दीज आर द प्रेफरेंसेस, लाइक्स डिसलाइक्स ऑफ द चाइल्ड, है ना, या फिर क्या उनके लिए अच्छा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देन शेयरिंग ओपिनियंस अबाउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर द चाइल्ड। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग इन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स। ठीक है, अब अगर चाइल्ड है तो उसके लिए एजुकेशनल प्लान्स बेस्ड ऑन दैट चाइल्ड पर्टिकुलर वो बनाए जाएंगे, आईईपीज, और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, या रिहैबिलिटेट करना है तो कौन से प्रोग्राम कैसे प्लान करना है, उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, देन है इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। अब इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट के लिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, वो कौन है? फैमिली। ठीक है, सो दे हैव टू प्रोवाइड लव, अफेक्शन एंड एनकरेजमेंट टू द चाइल्ड और पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, चाइल्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी आप यहाँ समझ सकते हैं, आई होप, है ना। बिल्डिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर सिबलिंग्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो हमें ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि जहाँ जो चाइल्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको अपने सिबलिंग्स के साथ या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ इंटीग्रेट होने में भी हेल्प मिले। ठीक है, ज्वाइनिंग सपोर्ट ग्रुप्स टू कनेक्ट विद अदर फैमिलीज विद द सिमिलर सिचुएशंस। ठीक है, तो सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहाँ पे सिमिलर काइंड के फैमिलीज से वो इंटरेक्ट कर पाएं। अब है फैमिली एम्पावरमेंट, यानी कि फैमिली को एम्पावर कैसे करें। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होनी चाहिए उनको, है ना। नॉलेज एंड स्किल्स की बात आएगी। प्रोफेशनल्स एजुकेट फैमिलीज अबाउट द चाइल्ड्स कंडीशन, डेवलपमेंट एंड स्पेशल नीड्स। जो प्रोफेशनल होगा वो फैमिली को बताएगा कि बच्चे की या पर्सन विद डिसेबिलिटी की अभी फ़िलहाल कंडीशन क्या है, कैसे वो आगे फ्यूचर में डेवलप हो सकती है कंडीशन, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड क्या उनकी स्पेशल नीड्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब पेरेंट्स को स्किल्स भी कुछ इम्पार्ट करनी पड़ती हैं यहाँ पे, जहाँ पे पेरेंट्स स्पेसिफिक टेक्निक्स सीखते हैं, जैसे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन, या बच्चे को अगर कुछ सिखाना है तो उसके लिए स्पेशल टीचिंग मेथड्स, है ना, या कम्युनिकेशन के टेक्निक्स फॉर सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो ये टेक्निक्स जो हैं फैमिली को सीखनी पड़ती हैं। देन है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में फैमिली को गाइड किया जाता है। दे एम्पावर फैमिलीज। ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं ये उनको पता होना चाहिए, है ना। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज क्या क्या उपलब्ध हैं, फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स क्या हैं। अब कई बार क्या होता है कि फैमिली को लगता है कि अरे इस चीज़ में तो इतना खर्चा आएगा एंड वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, लेकिन देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फाइनेंशियल एड्स अवेलेबल जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें एम्पावरमेंट का पार्ट आ जाती है। ठीक है, उनको उस रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए जहाँ से उनको वो फाइनेंशियल एड मिल सके। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सो फैमिली को ये भी पता होना चाहिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं, ताकि उनके जो चाइल्ड हैं वो उस चीज़ को सीख सकें, ले सकें वो ट्रेनिंग। उसके बाद फैमिली को कैसे और एम्पावर किया जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब जो फैमिली है, जो प्राइमरी केयर बर्डन है वो किसके ऊपर आता है, प्राइमरी केयर गिवर बर्डन किसके ऊपर आता है, फैमिली के ऊपर। तो समटाइम्स फैमिली ऑल्सो गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, है ना। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स टू हैंडल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ग्रीफ एंड डिप्रेशन। मैरिटल एंड सिबलिंग सपोर्ट टू स्ट्रेंथन ओवरऑल फैमिली रिलेशनशिप्स। ठीक है, हेल्पिंग पेरेंट्स एक्सेप्ट द डायग्नोसिस एंड डेवलप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना। कई बार देखा होगा कि पेरेंट्स, जैसे हमने साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में बात की थी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको इस तरीके से भी काउंसिल किया जाता है, गाइड किया जाता है कि उनको रियल एक्सपेक्टेशंस हो, दे नो व्हाट इज़ द रियलिटी। ठीक है, ओके। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फैमिली को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑटोनॉमी होनी उनके अंदर ज़रूरी है। सो फैमिली एम्पावरमेंट का एक और क्या एम होता है
कि दे बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। पेरेंट्स आर ट्रेन टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली वाइल स्टिल कोलैबोरेटिंग विद प्रोफेशनल्स, है ना। कई बार ऐसे हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे जो है पेरेंट्स के अंदर इतना एम्पावरमेंट होना चाहिए, इतना ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो डिसीजंस ले पाएँ, है ना। काफ़ी क्रूशियल डिसीजंस कई बार लेने होते हैं, तो ऐसे केस में जब उनको नॉलेज होगी तभी वो एम्पावर फील करेंगे, ठीक है। एनकरेजिंग फैमिलीज टू एडवोकेट फॉर देयर चाइल्ड इन स्कूल, हेल्थ केयर एंड सोसाइटी, ठीक है। अब चाइल्ड का सपोर्ट कौन है? फैमिली है ना। तो देयर आर लाइक, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत चांसेस हैं बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने के या बुली होने के, तो वहाँ पे उस टाइम पे कौन एडवोकेसी करेगा बच्चे की? वो करेंगे उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे, और वो भी कब कर पाएंगे? जब वो खुद कॉन्फिडेंट होंगे, है ना, खुद एम्पावर्ड होंगे। सो दे हैव टू एडवोकेट देयर चाइल्ड। Then promoting resilience and problem solving skills in family, okay। अब अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी फैमिली में है तो बहुत स्ट्रेस, बहुत टर्मोइल से ऑफकोर्स फैमिली गुजरती है, तो वहाँ पे उनको एक रेजिलियंस डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे उनको, जैसे हमने साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में देखा था ना लास्ट में, कि एडजस्टमेंट एंड कोपिंग, है ना, तो वो चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे फैमिली को एडजस्ट करना, कोप करना, एक रेजिलियंसी बिल्ड करना यहाँ पे सीखना पड़ता है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखनी पड़ती हैं ताकि फैमिली में जो है डिस्टर्बेंस कम से कम हो, है ना। सो दिस वाज फैमिली एम्पावरमेंट। तो हमने फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट देख लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं एंड क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। वहीं हमने देखा फैमिली एम्पावरमेंट क्या होता है, कैसे कैसे किया जा सकता है एंड उसका क्या महत्व है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, एथिकल इश्यूज इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। अब रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में कुछ एथिकल इश्यूज भी आने की संभावना रहती है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एथिकल इश्यूज, एंड उसके लिए किसी भी रिहैबिलिटेशन काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है वो हम साथ के साथ देखेंगे, ठीक है। सो पहला एथिकल इशू क्या आ सकता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट का आ सकता है, ठीक है, कि हमने इन्फॉर्म किया नहीं, कंसेंट लिया नहीं पर्सन का, एंड प्लान हमने चालू कर दिया या प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस, डॉक्यूमेंट द कंसेंट, बैलेंस क्लाइंट्स एंड गार्जियंस राइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कंसेंट हमने लिया होना चाहिए, यहाँ पे उसको ब्रीच नहीं होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। अगर ब्रीच होती है तो वो एक एथिकल इशू बन जाएगी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि हमने नहीं लिया, ठीक है। सेकंड क्या है? रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, यहाँ पे इशू आ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें बाउंड्रीज सेट करनी है, ठीक है। मेंटेन बाउंड्रीज, डॉक्यूमेंट एक्सेप्शंस, प्रिवेंट हार्म, ठीक है। देन है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है डेटा को, जो भी हमारा क्लाइंट का डेटा है, ठीक है। एक्सप्लेन लिमिट्स, सिक्योर डेटा, ऑब्टेन परमिशंस, ब्रीच ओनली इफ नेसेसरी। ब्रीच के कब कब? जब जैसे कि अगर लॉ के लिए ज़रूरत पड़े तो इस टाइप के जो क्राइटेरियाज हैं तभी उसको ब्रीच किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। सो वी हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर नहीं हुई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन तो वो एथिकल इशू बन जाएगी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी एंड क्रीडेंशियल्स, अपडेट स्किल्स, प्रोवाइड ऑनेस्ट इन्फो, प्रिवेंट हार्म, ठीक है। हमें ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, ऑनेस्टली कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है एंड क्रीडेंशियल्स अपने मेंटेन करने हैं। टर्मिनेशन, यानी कि जब हमारा प्रोसेस खत्म हो रहा है या काउंसलिंग खत्म हो रही है, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग खत्म हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करना है? प्री टर्मिनेशन काउंसलिंग हमें करनी है। अगर कहीं और रेफर करना है ज़रूरत के हिसाब से तो वो रेफर करना है, एंड निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर हम प्री टर्मिनेशन काउंसलिंग नहीं करते हैं, एब्रप्टली एंड कर देते हैं काउंसलिंग को, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग को, देन इट विल बिकम एन एथिकल इशू, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट एथिकल इशूज which can come up in rehabilitation psychology और you can say rehabilitation counseling, ठीक है। सो ये हमारे टॉपिक्स यहाँ ख़त्म हो गए हैं एंड ये यूनिट भी आपकी ख़त्म हो गई है। लेट अस गो टू द सिलेबस।
तो यहाँ से यू कैन सी हमने CBR कर लिया, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के बारे में पढ़ लिया, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन पढ़ा हमने, वर्क एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया। ओके, सो देन वी हैव कवर्ड फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी राइट्स एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया में इन्होंने RPWD एक्ट के बारे में ही दिया है, सिर्फ ओवरव्यू, ये हमने कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्ट्स हैं, अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे सिर्फ वही कवर कराया है जो कि इन्होंने यहाँ मेंशन किया था, RPWD एक्ट। ठीक है, एंड इनफैक्ट RPWD एक्ट के साथ साथ हमने PWD एक्ट भी किया है ना, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने चीज़ें समझी थी। सो हमने PWD एक्ट के बारे में पढ़ा, UNCRPD के बारे में पढ़ा एंड RPWD एक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, देन एथिकल इश्यूज इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, ये हमने कर लिया। ओके, सो इसके साथ आपकी दिस यूनिट 5 विच इज़ डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड रिहेबिलिटेशन, ये यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके, सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है विद द कंप्लीशन ऑफ योर यूनिट 5 एज वेल, है ना। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, लाइक्ड इट, then please like, share and subscribe the channel. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.